हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने सुना होगा अनुक्रम है ना। अनुक्रम को बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसे मान लीजिए कोई भी पद रहेंगे, कोई भी टर्म रहेंगे, है ना। अगर वो एक अरेंजमेंट में हो, किसी अरेंजमेंट में हो, है ना, किसी निश्चित पैटर्न का फॉलो कर रहे हो, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। मान लीजिए जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 में 2 जोड़ा गया होगा तभी 4 आया, 4 में 2 जोड़ा गया 6 आया, 6 में 2 जोड़ा गया 8 आया। अब आप बता सकते हो कि 8 के बाद कौन सा संख्या आएगा, है ना। तो 8 के बाद क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा, है ना। तो ये एक सीक्वेंस है, यानी कि यह एक क्या है? अनुक्रम है। मान लीजिए मैं इसको बताऊं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो आप ये बताओ यह एक अनुक्रम है या नहीं है? बिल्कुल सही, यह एक अनुक्रम है। रीज़न क्या है? क्योंकि 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का अगर वर्ग हो जाएगा तो 1 आएगा। 4 का वर्ग यानी कि 2 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करने पर 9 प्राप्त होगा, और 4 का स्क्वायर करने पर 16 प्राप्त होगा, और 5 का स्क्वायर करने पर 25 प्राप्त होगा। तो क्या 25 के बाद वाली कौन संख्या आएगी? क्या इसको हम नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। तो इस टॉपिक में हम, यानी कि जो हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी, है ना। तो इस चैप्टर में जो है हम बहुत ही सरल भाषा में जो है समझने का प्रयास करेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है ना। पहले तो जानेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है, और एक एक टॉपिक कर करके जो है इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, मेरे पास संख्या है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे ये समांतर श्रेणी क्या होता है, या है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? ठीक है, तो समांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है? ये देखो, ये जो पद है इसको हम A1 बोलेंगे, यानी कि पहले पद को हम बोलेंगे A1। क्या बोलेंगे? A1, ठीक है। और कभी कभी इसको A भी बोला जाता है। फिलहाल अभी इसको हम जानेंगे कि ये A1 है। पहला जो पद है वो क्या है? A1 है। इसको हम दूसरा पद नाम देंगे, ये क्या है? A2 है। इसको देंगे क्या? A3। ये क्या है? A4। हम जानेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी, कोई भी सीक्वेंस समांतर श्रेणी तभी हो सकती है जब दूसरे टर्म में से पहला टर्म, तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म, चौथे टर्म में से तीसरा टर्म, या 5वें टर्म में से चौथा टर्म, यानी कि आगे वाले टर्म में से पिछला टर्म अगर घटा दें और सब वैल्यू सेम आ जाए, यानी कि सबके बीच का डिफरेंस सेम आ जाए, तो हम कहेंगे दिया गया जो सीक्वेंस है वो क्या है? एक एपी है ना। मतलब क्या हुआ कि बच्चों अगर हम 4 में से 1 घटाएं, 4 में से 1 घटाएं तो रिजल्ट कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि हमने क्या किया? A2 में से A1 माइनस किया है, A2 माइनस A1। इसी प्रकार A3 में से A2 घटा दो, A3 में से A2, तो A3 कितना है? 7, A2 कितना है? 4, तो 7 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार A4 में से अगर हम A3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 7, कितना आ गया? 3 आ गया। अब आप बच्चों ये बताओ, यहाँ पर जो अंतर आया है सबके बीच का अंतर कितना है? 3 का अंतर है। तो क्या ये 10 के बाद 13 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम कहेंगे कि यह जो सीक्वेंस है, यह जो श्रेणी है, यह जो अनुक्रम है, वह क्या है? समांतर श्रेणी है।
तो समांतर श्रेणी क्या होता है, इसमें से ये घटाओ जो मान आएगा वो, इसमें से ये घटाओ जो मान आएगा वो, यानी कि सभी का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे यह एक क्या है, AP है। दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, 13, 8, 3, -2, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें हम पहचानेंगे कि यह AP है कि नहीं है। अब जैसे देखो ये पहला टर्म है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना, जहाँ तक आप ले जाओ, n तक ले जाओ तो आप nवां पद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी हम चेक कर रहे हैं कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1, यानी कि 8 में से 13, यानी कि आ जाएगा बच्चों -5। कम में से ज़्यादा संख्या घटती है तो कितना आता है, माइनस में आता है। इसी प्रकार A3 में से क्या माइनस करेंगे, A2, A3 कितना है 3 -8। अब आप ये बताना, जब 3 में से 8 आप माइनस करोगे, घटाओगे, तो 3 में से 8 जाए कितना आएगा, -5 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों A4 में से अगर हम A3 माइनस करें, है ना, तो बन जाएगा -2। देखो A4 कितना है, -2 है। अब ये माइनस और A3 का मान कितना है, 3 है। तो -2 -3 अगर दोनों साइन सेम है तो जुड़ जाता है, तो 3 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि -5। अब आप ये देख रहे होगे कि सबके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, सेम है। अतः ये जो सीक्वेंस है वह क्या है, समांतर श्रेणी में, है ना। तो मुझे उम्मीद जो है कि आपको जो है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं ये आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे इसको हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी मतलब पढ़ा क्यों जाता है, इसका मतलब काम कहाँ, मतलब यूज होता है कहाँ, ठीक है, इसका यूजेज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो जैसे बच्चों अब आप खुद समझो, यहाँ पे जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ आ गया सपोज 20, क्या आ गया 20, ये पहला क्वेश्चन मैं ऐसे दे दिया, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना। कह दिया कि 10वां पद क्या है, 10वां पद, यानी कि 10th टर्म क्या है, क्या है 10th टर्म। तो 10वां पद, यहाँ देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ ये कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहीं ना कहीं बताइए 20 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 10वां पद क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो मतलब बच्चों ये हुआ कि दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये पद पूछ रहा है कि जो है कि 10वें पद का मान क्या होगा, 10वें पद का मान क्या होगा। जैसे पहले पद का मान 2 है, दूसरे पद का मान 4 है, तीसरे पद का मान 6 है, चौथे पद का मान 8 है, ऐसे 5वां पद जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो ये पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा। आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि 10वां पद क्या होगा, 20 होगा। इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, ये कह रहा है 20, तो 20 मतलब वही कि 20 कहीं ना कहीं आएगा। तो ये 20 किस पद में आएगा, किस नंबर पे आएगा, किस संख्या पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, वो ये बता रहा है। तो दोनों में तो अंतर ये होता है। हम यही चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे जोड़ा जाता है। तो सारी चीज़ें जो हैं हम इस समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ हमको फार्मूला बेटा अप्लाई करना पड़ेगा। और इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी अगर AP दिया है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, तो ये थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अब सपोज अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, है ना। तो आपसे ये कह देगा दिए गए AP में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कोई AP दिया रहेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होता है,
सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो कोई भी अगर AP दिया है तो प्रथम पद यानी कि जो पहला टर्म रहेगा है ना, वही प्रथम पद कहलाएगा। और इस प्रथम पद को हम बच्चों A से डिनोट करते हैं। तो A बराबर कितना है, 1 है। और यहाँ पूछ रहा है सार्वांतर, सार्वांतर। तो सार्वांतर को बच्चों हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। तो d कैसे निकलता है, इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि A2 में से A1 माइनस कर देंगे, तो यानी कि 4 - 1 हो जाएगा, कितना, 3 हो जाएगा। तो पूछा जाए ये देखो ये AP है, आपको यहाँ चेक नहीं करना है कि यह AP है कि नहीं, यहाँ हमने पहले से बता दिया कि दिए गए AP में, तो ये आपका AP है। AP क्या होता है, अगर कॉमन डिफरेंस सबके बीच सेम हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। तो इनमें जो है कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, सेम है ना, इसलिए यह AP है। और इस AP में हमें प्रथम पद निकालना है, यानी कि प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है, सार्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद कितना होगा, 1 होगा, और सार्वांतर इसमें से ये घटा देंगे, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3, है ना। सपोज दूसरा क्वेश्चन आप ले सकते हो, 117, 104, 91, 78, 91, 78 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना बच्चों, आपको प्रथम पद निकालना है और सार्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद को A से, A बराबर कितना है, 117, और सार्वांतर को किससे लिखेंगे, D से, D कितना है, इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि 104 में से 117 घटा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, -13, माइनस कितना, 13। तो बच्चों D की जो वैल्यू आएगी, यानी जो सार्वांतर होगा वो -13 होगा, और जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा, 117, है ना। तो एक क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग, √2, इसको हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, √2, 3√2, 5√2, है ना। इसमें आपको क्या निकालना है, प्रथम पद, सार्वांतर। तो प्रथम पद क्या होगा, √2 होगा, सार्वांतर क्या होगा, यानी कि D कितना होगा, 3√2 -√2, है ना। तो देखो ये कैसे माइनस होगा, जैसे यहाँ पर अगर आपका x होता, जैसे आपको पता है कि 3x में से अगर 1x माइनस करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा। तो इसी प्रकार 3√2 में से √2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2√2। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कह देता कि 5√3 में से 2√3 माइनस करो, तो 5√3 में से 2√3 जब माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 3√3। तो ये कुछ ऐसा होता है। अगर इसको जोड़ोगे तो 5 2 7, 7√3 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है प्रथम पद है, ये क्या है, सार्वांतर है ना। तो एक तो पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो है कि यह एक AP है या नहीं है। तो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि AP को चेक करने के लिए इसमें से ये घटाएंगे। जैसे आपको अगर ये कह दे कि बताना ये AP है या नहीं है, ये जो सीक्वेंस दिया है यह AP में है या नहीं है, तो AP को चेक करने के लिए इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे। अगर घटाने के बाद दोनों में समान वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे दोनों क्या ये क्या है, AP में है। मतलब 3√2 में से √2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट देगा कितना, 2√2। इसी प्रकार 5√2 में से हम घटाएंगे 3√2, रिजल्ट कितना देगा, 2√2। आप ही बताना दोनों में कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वांतर कितना है, 2√2 है, जो कि समान है। अतः यह क्या है, एक AP है। ठीक है, तो ये होता है। अब दूसरे टाइप का बच्चों किस प्रकार का प्रश्न आएगा, यह पहला वीडियो जो है आपका एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक, हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में जानेंगे बारी बारी से। देखो सपोज बच्चों आप खुद समझो कि कह देगा एक AP
ज्ञात कीजिए, एक AP ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद यानी कि A प्रथम पद 7 तथा सार्वांतर यानी कि D जिसको बोलते हैं कितना हो, 5 हो, है ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा बच्चों, एक AP ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद A यानी कितना हो और सार्वांतर 5 हो। ठीक है, तो आपको AP ज्ञात करना है। अब पहले क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या था, AP दिया था, हमें प्रथम पद और सार्वांतर निकालना था। अब जो है हमें प्रथम पद और सार्वांतर दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, AP फाइंड करना है ना। तो AP फाइंड करने के लिए यानी कि इस AP को फाइंड करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक टर्म समझेंगे। सपोज देखो A1 जो टर्म होता है, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज A1 है, A1 क्या था, पहला पद था, जैसे हमने लिया था 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो इसको हम A भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं, समझा रही बात। इसको हम A1 भी बोलेंगे, A भी बोलेंगे। तो A1 जो होगा वो A के बराबर होगा, मैंने यहाँ लिख दिया। A1 और A जो है दोनों सेम होंगे। A2 निकालेंगे, A2 जब निकालेंगे तो A में D जोड़ेंगे तो A2 आ जाएगा। A2 कैसे निकलेगा, जैसे देखो ये A2 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4 है। अगर इसी A में यही कॉमन डिफरेंस 2 जोड़ दिया जाए, 2 में 2 जोड़ दोगे, क्या 4 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 4 में फिर यही 2 जोड़ दोगे तो क्या 6 नहीं आएगा, आएगा। तो कहने का मतलब A2 जब हम निकालेंगे तो A में D जोड़ेंगे, है ना, तो A2 आ जाएगा। इसी प्रकार A3 अगर हम फाइंड करें, A3 तो A3 में A प्लस 2D हो जाएगा। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। सिमिलरली A4 अगर फाइंड किया जाए, A4 तो A4 बराबर A प्लस 3D। A5 किसके बराबर होगा, A प्लस 4D। A6 किसके बराबर होगा, A प्लस 5D, है ना। A7 किसके बराबर होगा, A प्लस 6D होगा। आप समझना, क्या समझ में आ रहा है बताइए, ये क्या समझ में आ रहा है। A1 अगर निकालोगे तो यहाँ पर A प्लस 0D है, जो कि मेंशन नहीं किया गया, जो कि दिखाया नहीं गया है, A प्लस 0D। अगर हमने A2 निकाला तो A प्लस क्या है, D है। अगर 2 है, यहाँ दूसरा टर्म निकालना है तो D के आगे 1 है। A3 है तो D के आगे 2 है। A4 है तो D के आगे 3 है। A5 है तो D के आगे 4 है। तो यानी कि जो भी टर्म निकालना रहेगा D से, यानी कि जो D रहेगा इससे एक कम हो जाएगा। और आपको दिख रहा होगा कि A सब में एक ये जो है आपका फिक्स रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं बेटा A20 पूछूं, अगर A20 पूछूं तो A20 किसके बराबर होगा, A प्लस 19D के बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपसे मैं पूछूं A25 बताइए, A25 किसके, A तो एज इट इज़ रहेगा, 25 है तो 24D, 25 है तो 24D। आपसे कह दूं A50 बताओ, A50 बताओ, बिल्कुल सही, A प्लस 49D। आपसे मैं कह दूं A1000 बताओ, A1000 बताओ, तो आप A1000 को क्या लिखोगे, A प्लस 999D। क्लियर हो रहा होगा। देखो तो ये चीज़ होता है, हमें पहला टर्म निकालना हो तो पहला टर्म A1 दोनों लिख सकते हो आप, है ना। A2 कैसे निकलेगा, A में D जोड़ेंगे A2 आ जाएगा। A3 कैसे निकलेगा, अगर 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, है ना। तो आप ये समझो, तो क्या इसका इस AP का जनरल टर्म नहीं हो सकता। इस AP का जनरल टर्म बोले तो जो किसी निश्चित पैटर्न का फॉलो करे, मतलब कहने का मतलब जैसे आपको पता है कि ये AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये क्या है बताओ, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा।
अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे ऐसे समझो, A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन। क्या कहीं nth टर्म नहीं आएगा, लास्ट तक टर्म नहीं आएगा, लास्ट वाला टर्म नहीं आएगा? कुछ ना कुछ तो लास्ट टर्म ही होगा, बिल्कुल होगा। तो यही nth टर्म यानी कि nवां पद nth टर्म क्या है ना, nवां पद क्या है? तो अगर मैं इसका nवां पद निकालूं, 1000वां पद 999D, 50वां पद 49D, तो an अगर निकालोगे तो a इसमें है तो a तो इसमें भी रहेगा। अगर यहाँ अगर यहाँ 50 था तो यहाँ क्या था 49 कैसे आया? 50 में से एक घटा तभी 49 आया। इसी प्रकार 25 कैसे आया? ये 24 कैसे आया? 25 में से एक घटा होगा तभी 24 आया। तो जब इसमें से एक घटा के यहाँ कर रहे हैं तो इसमें भी तो एक घटा के करेंगे। अगर हमें nth टर्म निकालना है, nवां पद निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? a प्लस n-1 इंटू क्या d, जो कि AP का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये आपको याद करना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपसे पूछा जाए a25 बराबर a प्लस 24D, आपसे पूछा जाए a50 a प्लस 49D, आपसे पूछा जाए a19 a प्लस 18D। क्लियर है ना? आपसे पूछा है an तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 25 को घटा दोगे, 25 में से एक घटाओगे 24 आ जाएगा, n में से एक घटाओगे तो n-1 आएगा ना, इसलिए n-1। समझ में आ रही बात? तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म। तो बच्चों अब हमें इस क्वेश्चन को हम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो आप बहुत अच्छी तरीके से पूरा आपको देखना है, ठीक? अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, थोड़ा इसको जो है आप नोट कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब क्या कह रहा है? एक AP ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद a बराबर 7 d बराबर 5 हो, है ना? अब बताइए a कितना है? 7 है, d कितना है? 5 है, ठीक? हमें AP निकालना है, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 2-4 टर्म निकालेंगे तो एक AP बन जाएगा, ठीक है? तो a को हम a1 लिखेंगे तो a1 इज इक्वल टू a होता है जो कि 7 के बराबर है। पता है आपको, अभी हमने बताया। a2 किसके बराबर बच्चों? a2 किसके बराबर है? a प्लस d के। a2 बराबर a प्लस 1d। अब a की वैल्यू 7 प्लस d की वैल्यू 5, तो 7 में 5 ऐड किया तो आ गया 12 यानी कि 12 आ गया। इसी प्रकार a3 फाइंड करेंगे। a3 a प्लस 2d, a प्लस 2d दैट इज a कितना है? 7 प्लस 2 d कितना बच्चों? d कितना है? 5 है, तो इंटू 5, तो बन जाएगा 7 प्लस 5 दूना 10 और 10 में 7 जोड़ोगे 17 आ जाएगा, ठीक? a3 हो गया। a4 कैसे निकलेगा? a प्लस 4 है तो 3d, a एज इट इज 7 प्लस 3 कांस्टेंट है, d कितना है? 7 है, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 3 21, 21 में 7 जोड़ दो 28, है ना? तो हम AP हमारा फाइंड हो गया। तो AP हम लिख सकते हैं, AP क्या हो जाएगा? पहला टर्म A1 कितना है? 7, A2 कितना है? 12, A3 कितना है? 17, A4 कितना है? 28। क्या हम अगला टर्म नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों आ गया AP। अब जान लीजिए, दुनिया का कोई भी AP हमें फाइंड करना हो तो AP फाइंड होने के लिए आपको 2 वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 2 वैल्यू है, कौन? एक तो A, दूसरा D, यानी कि प्रथम पद और सार्वधातुक, तो हम दुनिया का कोई भी AP फाइंड कर सकते हैं, है ना? अब आप खुद समझो कि अगर मैं A का मान -2 रख दूं और D का मान 10 रख दूं, क्या मैं AP नहीं फाइंड कर सकता? कर सकता हूं। ये आपका A है,
ए और ये क्या है डी है। अगर मैं ए को -2 मानूँ, डी को 10 मानूँ, क्या मैं ए पी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। A1 और ए तो दोनों सेम होता है, हमें फाइंड करना है A2 पहले। A2 बराबर A + 1D, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 10, तो 10 में से 2 गया 8 आ गया। इसी प्रकार हम A3 फाइंड करेंगे, A प्लस कितना डी 2D, ए कितना है -2 + 2D, 2 का गुणा 10 में 10 दूना 20 और 20 में से 2 चला जाएगा, आ जाएगा कितना 18। तो यानी कि जितना भी आप टर्म निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। तो क्या हम एपी नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है कि A1 = A, A2 = A + D, A3 = A + 2D, A4 = A + 3D, A5 = A + 4D, है ना। और AN = A + n-1 × D, A + n-1 × D, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर बात आ रही समझ में? ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, इसमें भी डाउट होगा उनको कि यहाँ पर भी an है क्या, यहाँ पर भी n ये है क्या? ये an जो है लास्ट टर्म है, an जो है लास्ट टर्म, ये वैल्यू होगी, जो वैल्यू आपका आएगा लास्ट में, है ना, तो उसी को हम an बोलेंगे। और a क्या है? प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, सार्वधातुक है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो देखो n, अब जैसे आपको ये ध्यान में रखना है, मान लीजिए 5, 10, 15 एंड सो ऑन, ये 50। एक ये दिया, यही मैं दे दूं 5, 10, 15 एंड सो ऑन, यहाँ पर दे दिया 27 टीएच टर्म, 27वां पद, 27वां पद। तो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर देखो, पहले वह यहाँ पर देखेंगे कि ए तो निकल जाएगा, ए कैसे निकलेगा? ये पहले टर्म को हम ए बोलते हैं। डी निकल जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, डी भी निकल गया। अब ये देखना, ये 50 जो है ये an है कि n है, ये पहचानना है। तो 50 एक वैल्यू है, एक मान है, इसलिए यह लास्ट टर्म है an, तो इसको हम बोल देंगे बच्चों an बोल देंगे। क्या बोलेंगे? an। और इसमें जो है यहाँ भी जान जाएंगे, a 5 है, d इसमें से ये माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा, d भी 5 आ जाएगा। ये जो 27वां पद है ये an नहीं रहा, इसको हम क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। यानी कि 27वां पद क्या होगा, 27वें नंबर पे कौन सा मान आएगा, वो हमें फाइंड करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसमें 50वां पद तक जाना है, हमें 50 पद तक जाना है। और 50वें पद तक जाने के लिए कितने पद होंगे, पदों की कुल संख्या कितनी होगी, इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, तो ये जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको बच्चों ये आ रहा है ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एपी पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बात आ रही समझ में? ठीक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। अब जैसे सपोज फाइंड, मान लो आपको कह दिया 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, 15वां पद आपको ज्ञात करना है। ये एक एपी है और आपको 15वां पद ज्ञात करना है। बच्चों आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, an = a + n-1 × d। इसी फार्मूले पे ये होगा। ठीक, हमें 15वां पद निकालना है। तो ये एपी है, यह एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर a कितना है, देखो इसमें a की ज़रूरत पड़ेगी, तो a कितना है
1 है। डी कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस 1, और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, आएगा कितना 3, डी भी आ गया। तो दैट इज डी इज इक्वल टू आ गया 3, डी इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 3। अब बच्चों इस फार्मूले में हमें ये पहचानना है कि 15 जो है वो an है या n है। अभी मैंने बताया वहाँ पद दिया रहेगा, जब वहाँ पद दिया रहेगा या ts टर्म दिया रहेगा तो वो n है। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, सपोज ये वहाँ पद नहीं दिया है, सिर्फ 15 दिया है ना, या 14 दिया है, तो आप क्या कहोगे कि वह an है। तो यहाँ वहाँ पद मतलब n, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉमा लगा के n की वैल्यू जो है वो कितनी है 15 है। n की वैल्यू कितनी है 15 है। बात आ रही समझ में? अब हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें जो है 15वां टर्म निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ a 15, 15वां टर्म हमें निकालना है। तो a 15 हो जाएगा, a का मान कितना है 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी कितना है 3, तो बन जाएगा 1 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणे कितना 3, देखो ये गुणा माना जाएगा है ना। तो 1 प्लस 14 3 42, और 42 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 43 आएगा। तो a 15 हो जाएगा किसके बराबर 43 के बराबर। अच्छा ये चीज़ अगर हम ना लगाना चाहें तो आपको पता है कि a 15 जो है किसके बराबर है, तो सर कहोगे भैया a प्लस 14 डी के बराबर। सर किसके बराबर a प्लस 14 डी के। तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 14 और गुणे डी कितना है डी 3, तो बन जाएगा 1 प्लस 14 3 42, और 42 में 1 जोड़ा 43, तो आया ना। तो ये आपको करना है। क्लियर? एक क्वेश्चन इस टाइप का और कह रहा 19वां पद ज्ञात करो। तो a कितना है 13, d कितना है 8 में से 13 घटा दोगे -5, ये बताओ क्या है n है, n कितना है 19 है। हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 13 प्लस n की वैल्यू 19 माइनस 1, d की वैल्यू -5। तो -5 बच्चों ये ऐसे रखेंगे है ना। तो अगर ये कर दोगे ये, तो ये गुणा नहीं माना जाएगा, क्योंकि d जो है इसका गुणा है, और d का मान कितना है, d का मान -5 है। d का मान कितना है -5। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये -5 माना जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर तो ये घटाना पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट। तो हो जाएगा 13 प्लस 19 में से 1 गया 18 गुणे -5, तो हो जाएगा 13 प्लस 18 पचे 90, ये हो जाएगा -90 प्लस माइनस, तो हो जाएगा 13 माइनस 90। तो 13 में से 90 घटा दो, तो 90 में से 13 घटा दीजिए, 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7, तो बन जाएगा -77। तो ये आपका रिजल्ट है। क्लियर है ना। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन कर सकते हो। सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक। दूसरा टाइप का बच्चों, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये ऐसा बन सकता है 7, 10, 13 एंड 43 है ना। यहाँ कह देगा कितने पद हैं, कितने पद हैं इस एपी में, कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म ऑफ इन दिस एपी। तो यहाँ पर देखो हमने बताया टीएस टर्म तो है नहीं, या तो यहीं से देखो कितने पद हैं, तो पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब हमें इसमें n फाइंड करना है, ठीक है।
तो या दूसरे तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे टी एस टर्म तो है नहीं, इसलिए ये क्या है, nth टर्म है। तो a की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू कितनी है 10 में से 7 माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बच्चों क्या है, an है, an बराबर 43। हमें पता है an किसके बराबर है 43 के, और an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि किसके बराबर है 43 के। a का मान कितना 7, n का मान कितना, n फाइंड करना है, इंटू डी का मान कितना 3 और बराबर कितना 43। ठीक, अब 7 प्लस 3 का गुणा n में 3n माइनस 3 का गुणा 1 में 3 बराबर कितना 43। 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 4 प्लस 3n बराबर किसके 43 के। तो 3n बराबर 43 इधर, 4 इधर आ जाएगा -4, तो 3n बराबर 43 में से 4 चला जाएगा 39। तो n बराबर आ जाएगा बच्चों 39/3 और 13 तियाँ 39। तो n की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 13 आएगी, है ना। तो इसमें कितने पद होंगे 13 पद होंगे, है ना। जैसे 7 3 10 3 13 3 16 3 19, है ना, 19 में 3 जोड़ो, ऐसे जाते जाते जो 13वां पद होगा वो किसके वैल्यू 13वां पद जो होगा उसका मान कितना होगा 43, है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।